एक सवाल यह पैदा होता है कि ईरान को यह सलाहियतें किसने फराहम की हैं और वो कैसे इतनी जबरदस्त नेविगेशन और डिजिटल इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं, कौन उन्हें दे रहा है और किस तरह ईरान ढूंढ ढूंढ कर इसराइलियों को या उनके अहम लोगों को निशाना बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साबिक अमरीकी दिफाई ओहदेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, उसने इस बात का एतराफ किया है कि ईरान मुनज़्ज़म तरीके से इसराइली फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। थार्ड रेडार्स को अंधा कर दिया है और यूनिट 8200 को निशाना बना रहा है। अमेरिका और इसराइल के बरक्स ईरान सख्ती से इखलाकी मेयारात पर अमल पैरा है और शहरियों पर बमबारी करने से इनकार कर रहा है। ये अमेरिकन भी मान रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ईरान सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने अहदाफ को चुनकर निशाना बना रहा है और ये ईरान के बदतरीन दुश्मन कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जुमे के रोज, यानी आज से 2 दिन पहले, आज इतवार है तो आज आप देख रहे हैं, 19 ऐसे लोगों को कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से लबनान में जो तिब्बी अमले के लोग थे, यानी ये तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे थे और तिब्बी अमले के वर्कर थे। तो इनको 19 लोगों को शहीद किया और इसराइल ने इशारा दिया कि वो लबनान में एम्बुलेंसों पे और तिब्बी तनसीबात को निशाना बनाना जारी रखेगा। अब देखें ना, यहां पे वो खुद कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और इस मकसद के लिए वो पहले भी ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 2 मार्च से लेकर अब तक, यानी गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों में, इसराइली हमलों के नतीजे में 27 तिब्बी मराकज मुतासर हो चुके हैं और 30 लबनानी तिब्बी कारकुन शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा करें कि एक तरफ इस तरीके से अटैक किया जाता है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और दूसरी तरफ यह किया जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दिफाई नुक्ता नजर से इसराइल को या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसमें ना एक स्टेटमेंट ईरान की जानिब से आया और गिले वाला स्टेटमेंट है। ईरान ये कहता है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ मजम्मत हो रही है जबकि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर जारियत करने वाले अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं हो रही, जिन्होंने हमले में पहल की और जिन्होंने जंग को शुरू किया और जिन्होंने हमारे बहुत सारे सिविलियन को मारा और बच्चियों को शहीद किया, बहुत छोटी बच्चियों को। अब ईरानी वजीर खारजा ने जब ये एतराज किया या ये गिला किया तो ये गिला दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि वीटो का एक इख्तियार मौजूद है और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, बाकी मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं, बरतानिया, तो ये वीटो की पावर इस्तेमाल करके वो किसी भी करारदाद को डाउन कर देते हैं, डस्टबिन में फंकवा देते हैं और उसकी फिर हैसियत रहती नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने एक और इल्जाम लगाया। ईरान ने कहा जनाब कि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ये जो खारक के ऊपर एक अटैक हुआ जजीरे पे, जहां से ईरान का 90% 80% उनका तेल सप्लाई होता है, दुनिया को जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेल की तनसीबात के हवाले से, वहां अमेरिका ने अटैक किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनाउंस किया था। ईरान ने इल्जाम लगाया कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ इसमें रॉकेट मारे गए थे और ये रॉकेट रियासुल खैमा, यानी ये UAE का एक एरिया है, रियासुल खैमा, यहां से और दुबई से ये रॉकेट मारे गए हैं। ये ईरानी वजीर खारजा का बयान है, जबकि UAE ने इस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन को भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि अगर यूक्रेन ने इसराइल को ड्रोन दिए और ड्रोन देकर इसराइल की मदद की तो फिर ईरान के पास ये जायज होगा और यूक्रेन ईरान का जायज हदफ बन जाएगा। हम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकेंगे और हमारा ये हक होगा कि हम बदले में यूक्रेन के ऊपर हमला करें। देखिए ना, यूक्रेन के साथ पहले ही रशिया की जंग चल रही है, अगर ईरान भी यहां से अटैक करेगा तो यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और यूक्रेन को 2 महाजों पे लड़ना पड़ेगा। अब यूक्रेन ने यह सोचना है कि उसने कितने ड्रोन किसको फराहम करने हैं, अमेरिका ने तो उनसे मांगे, देखते हैं क्या होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ना, वो इस रीजन से आबनाए हुर्मत में तो जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि समंदर का एक रास्ता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसराइल बैठा है, अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक बैठे हैं और एक तरफ अकेला ईरान है। ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, ये सारे मिलकर खुलवा नहीं पा रहे और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को आवाजें दे रहा है कि आगे इसको खोलो। अब आबनाए हुर्मज अगर जंगबंदी के बाद खुलती है तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई इज्जत नहीं बचेगी, और अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करके वापस चला जाता है, चाहे जीतने की अनाउंसमेंट करके वापस चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सौदा कोई नहीं खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मानेगा। उसके लिए सिचुएशन बहुत परेशान कुन है। लेकिन इस रीजन से हजारों मील दूर एक और एरिया है और वो मैं बात कर रहा हूं शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक किम जोंग उन और एक उनकी बहन किम यो जोंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहन के स्टेटमेंट को भी बहुत अहमियत दी जाती है। तो किम जोंग उन ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जंग को अवॉइड भी नहीं करना चाहते।
यानी हमारा कोई इरादा नहीं है, अगर जंग मुसल्लत की गई हम लड़ना भी चाहते हैं फिर, यानी जंग को अवॉइड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जंग लड़ना नहीं चाहते। अमेरिका ने हमला करके बेशर्मी की है, यह गैर कानूनी जारहियत है, इसको यह करार दिया किम जोंग उन ने। जबकि उनकी जो बहन है किम यो जोंग, उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मुश्कों के खौफनाक नताइज बरामद होंगे, ये वार्निंग दी उन्होंने। ये अभी अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे जंगी मशकें कर रहे हैं, जिसपे 10 मिसाइल मारे हैं किम जोंग उन ने, और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका अमेरिका या जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में लड़ाई रहती है ना, और शुमाली कोरिया की लड़ाई जापान के साथ भी रहती है, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। वो एयर डिफेंस सिस्टम निकाल के वहां से ले गया अमेरिका, इसराइल को बचाने के लिए, मिडिल ईस्ट के अंदर उनको जरूरत है। तो अब यहां पे उन्होंने जब मिसाइल मारे तो वो इंटरसेप्ट नहीं हुए, और अब किम जोंग उनको ये पता है कि वो जो भी मिसाइल मारेगा ये फिजा उसके लिए खाली है, ये माहौल बन गया वहां पे। तो वो धमकी शमकी भी उन्होंने लगा दी है, और ये उनकी बहन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मशकों के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। ये एक तरह की वार्निंग उन्होंने जारी की है। लिहाजा आज़ाद कश्मीर के लोगों को डटे रहना चाहिए मेरे ख्याल में अपने हकूक के लिए, और जो लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट में दबाव डालना चाहिए कि अब बातचीत करें। देखिए, अगर बातचीत के जरिए से आज अगर ये लोग 4 कदम पीछे भी चले जाते ना आज़ाद कश्मीर के लोग, तो याद रखिएगा ये जो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे ना, यहीं से इन्हें ताकत मिलेगी, और फिर ये लोग और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी हो रही है नाज़रीन जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए, आज़ाद कश्मीर से पानी आता है, बहुत सारी चीजें वहां से आती हैं, इसी तरह नीचे से गंदम जाती है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहां पे नौजवान वीडियोस बना बना कर लगा रहे हैं, मुझे मेरे मोबाइल फोन पे भी भेजी, मैंने वो देखी वीडियोस। वो जो रास्ते आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर की जानिब, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो भरे हुए हैं गंदम के साथ। तो जो गंदम लोग लेकर आज़ाद कश्मीर में जाना चाहते हैं वो ट्रक रोके हुए रास्ते में, दर्जनों ट्रक हैं। अब ये गंदम जाएगी मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के अंदर, वहां पे आटा बनेगा, शहरियों को दिया जाएगा, तो खुराक की किल्लत कम होगी। अब वहां पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो है वो शहरी या मैदानी इलाकों से उधर पहाड़ों की तरफ जाती है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है। इसी तरह वहां से बहुत सारी चीजें नीचे आती हैं, जिनमें सबसे अहम जो चीज है वो पानी है, बिजली है, वो वहां से आती है। अब ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं, जब वो अपने मुतालबे के लिए निकले हैं, देखिए जो लोग सड़कों पे हैं वो अब 5% होंगे, बाकी सारे लोग तो सड़कों पे नहीं आते ना, हर घर में से एक आधा आदमी निकलता है, या हर मोहल्ले में से वो 2-4 बंदों को डिप्यूट करते हैं, ये 4-5 बंदे जाएंगे एहतजाज में, हमारी नुमाइंदगी हो जाएगी। सारे के सारे लोग तो नहीं आते। अब वो जो लोग जो अपने घरों के अंदर हैं, वो जो लोग वहां पे रहते हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या कसूर है कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा? तो गंदम के ट्रक रोके हुए हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट में बताया कि लोग शिकायत करते हैं कि अद्वियात और खुराक जो आप लेकर जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों की जानिब, रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ज़ाया करवाती हैं। वो कहते हैं जी खुराक और अद्वियात, ये 2 चीज़ें आप ज़ाया कर दें, ये आप आज़ाद कश्मीर में नहीं ले जा सकते। ये कितने अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। उनकी सप्लाई बंद नहीं करनी चाहिए थी, ये सप्लाई बंद करके इन्होंने वो किया कि इसका जवाब ये कभी नहीं दे पाएंगे। कल को ये कहेंगे हमने तो नहीं बंद की थी, वो तो लोगों ने बंद कर दी थी, वो तो सिक्योरिटी का रीजन था, ट्रक लूटे जा सकते, ये बहुत 100 कहानियां सुनाएंगे, लेकिन वहां पे इस तरह कुछ भी नहीं है, हमने नहीं देखा। वो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशन गोई की नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने, बड़ी अजीब पेशन गोई की है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं पेशन गोई करता हूं कि अगला बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। यानी उन्हें लगता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले साल नहीं होगी, वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब पता नहीं सुहेल अफरीदी की हुकूमत अगले साल होगी या नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर भी करते थे, लेकिन गंडापुर को जब भी मौका मिला उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था, एक बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी वाला, लेकिन जब कभी गोली खाने का मौका आया या सामना करने का मौका आया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो अपने मुंह से कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, वो वहां से चले गए लोगों को छोड़ के, और लोगों ने गोलियां खाई। अब सुहेल अफरीदी साहब ये पेशगोई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सुहेल अफरीदी साहब की अपनी हुकूमत तब तक मौजूद हो या ना हो, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है ना, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल को इतना वफादार वजीर आजम नहीं मिलेगा, इतना अच्छा अर्दली उसे कभी नहीं मिलेगा फील्ड मार्शल को। और जो फील्ड मार्शल है वो शहबाज शरीफ की और इस पूरे सिस्टम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है
कि इन्हें भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो एक सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर को जेल के अंदर रख के पूरी पार्टी को मारता चला जाए, मारता चला जाए, मारता चला जाए। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तो सुहेल अफरीदी के पास ऐसा कोई आइडिया है कि ये आपस में लड़ने वाले हैं या ऐसा कुछ है कि इनका खात्मा होने वाला है, तो फिर तो वो पेशगोई कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता। या हो सकता है सुहेल अफरीदी के पास कोई ऐसा आइडिया हो कि बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक वो खड़ी करने जा रहे हो, मुमकिन है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा काम तो किया बलूचिस्तान में। मारंग बलोच साहिबा की मर्जी के खिलाफ जो वकील उनके वकील के तौर पे सामने आया था, जिसे सरकार और एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उसका नाम है इकबाल शाह एडवोकेट। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉयर्स विंग का सदर था बलूचिस्तान का पहले। तो तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया है, बाकायदा इस पर स्टेटमेंट जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इतला दी जाती है कि इकबाल शाह एडवोकेट को पीटीआई से फारिग कर दिया गया है, लिहाजा इसके नाम के साथ पीटीआई का नाम ना लिखा जाए। पीटीआई के ओहदेदारान, मेंबरान, कारकुनान और सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन इकबाल शाह एडवोकेट को तमाम ग्रुप से फौरी तौर पे रिमूव करें। यानी जिस जिस जगह पे ये मौजूद है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी और जगह पे, जहां जहां ये शामिल होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में और दीगर चीजों में, इस आदमी को फौरन निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने मारंग बलोच और बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के साथ खड़े होने का कहा था, और जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो किसी और वकील ने अपने आप को पेश नहीं किया, ये इस वकील ने अपने आप को पेश किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे डिसोन कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। नाजरीन, आलमी मंडी में तेल जो है वो अब टके टोकरी हो गया है, लगातार उसकी कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन अवाम को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। नाजरीन, इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो जंग शुरू होने से पहले जो तेल की कीमतें थी उससे भी नीचे आ गई। यानी आप यहां से अंदाजा करें कि कितना बड़ा एक डेंट पड़ा है तेल की कीमतों को। यानी जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो तेल की कीमतें थी उससे भी नीचे आ गई। लेकिन पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ाई गई जैसे पाकिस्तान में बढ़ाई गई। ना अमेरिका में, ना ईरान में, ना गल्फ में, ना हमारे हमसाये मुमालिक में, ना इंडिया ने, ना बांग्लादेश ने, ना श्रीलंका ने, किसी ने ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तानी अवाम के साथ शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने किया तेल की कीमतों में। अब जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो ये पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम करने की बजाय बहुत थोड़ा सा जो है वो इन्होंने चेंज किया है। यानी जितने बड़े पैमाने पे इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी, इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर था, आलमी मंडी में उस वक्त $100 से भी ऊपर प्राइस थी, तो आज ये $73 के करीब पहुंच गई है। यानी इतनी कम कीमत हो गई है आलमी मंडी में, तो ये इमरान खान के दौर को टच नहीं कर पा रहे, बल्कि अभी भी उससे दुगने पे खड़े। ये आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है, और जितनी भी आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह पे तेल की कीमत नीचे जा रही है। तमाम ममालिक रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, वो ये समझते हैं कि लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने का ये एक बेहतरीन जरिया है कि आप तेल के ऊपर लेवी लगाएं, आप इजाफी टैक्सेस लगाएं, आप आईपीपी की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनकी मद के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कौम से वसूल करें, बिजली का यूनिट 4 गुना महंगा कर दें, गैस का यूनिट 10 गुना महंगा कर दें। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ एग्जैक्टली किया है। इसीलिए तो सारी गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रही हैं, लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर भाग रहे हैं, और कोई और सरमाया लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं है, निजाम कानून है ही नहीं, अदलिया आपको इंसाफ देती नहीं है। नाजरीन, अब आखिर में एक खबर आई है, अमेरिका से अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांध दिए। अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत सदर ट्रंप कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ जंग शुरू अब नहीं कर सकते, और सेनेट ने ऐसी किसी भी जंगी कार्रवाई को रोकने के हक में फैसला भी दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर रद्दमल भी दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को इस हद तक दबाव में ले लिया था कि वो घुटने टेक दे और किसी भी शर्त पर राजी होने के लिए तैयार हो चुका था वो, और बरसों बाद ईरान अमेरिकी सदर का रोब मान रहा था, लेकिन सेनेट ने गलत वक्त पर जंगी इख्तियारात को महदूद करने की वोटिंग करा के दुश्मन को यह तासुर दिया कि अमेरिकी हुकूमत सदर के फैसलों के साथ नहीं है। ट्रंप ने अपनी पार्टी के 4 सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ देकर ईरान का हौसला बढ़ाया, जिससे इनका काम मुश्किल हुआ है, लेकिन वो इसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया गया। मामला यह है कि ट्रंप को अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर हमले के आगाज में, और वो अप्रूवल उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी फिर वो हमला कर पाएगा। तो ट्रंप के हाथ कुछ हद तक बांध दिए हैं अमेरिकी सेनेट ने। देखें वहां पे कैसा है कानून, रूल ऑफ लॉ कैसा है कि
वहां पार्लियामेंट की बात सुनी जाती है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो फैसले करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे तो जनरल आसिम मुनीर जो कह देंगे वही मुल्क का कानून है, वही आइन है। नादरीन, मिनाब स्कूल में जो मासूम बच्चियों की शहादतें हैं, 168 बच्चियां पहले दिन शहीद कर दी गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनी हुई है। और ट्रंप से जब सवाल किया गया इसके बारे में कि क्या आपने ये रिपोर्ट देखी है इस मिनाब स्कूल के इंसिडेंट के बारे में, तो उसने कहा जी कि मुझे इसके मुकम्मल होने का इंतज़ार करना होगा, मैं नहीं जानता कि वो कभी इस मसले को हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इससे भागता रहा, उससे सवालात किए गए लेकिन वो इससे भागता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाहता है कि वो मिसाइल हमारा नहीं था जो जाकर मिनाब स्कूल के अंदर गिरा। उसने कहा जी हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, ये था वो था, लेकिन ईरान ने यह साबित किया था कि ये जो मिसाइल है ये अमेरिकन मिसाइल हैं। और शुरू में अमेरिका की जानिब से इसका बाकायदा एतराफ़ किया गया था कि मिसाइल अमेरिका की जानिब से चला था जो आकर मिनाब स्कूल पे गिरा। अब ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है